नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे सीडीएस के बारे में डिस्कस करूंगा कि कंबाइंड डिफेंस सर्विस होती क्या है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि भाई इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी या इंडियन एयरफोर्स में लाइक ऑफिसर अपने आप को पाएँ, ऑफिसर बनना अगर आप चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आपके पास दो माध्यम ऐसे हैं जहां से आप ऑफिसर बन सकते हैं। एक माध्यम आपके पास है एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसके बारे में मैं पिछली कक्षा में चर्चा कर चुका हूँ। आज मैं नया टॉपिक सीडीएस, कंबाइंड डिफेंस सर्विस, इसके माध्यम से ऑफिसर कैसे बनते हैं इसके बारे में आप लोगों से चर्चा करूँगा। ठीक है, चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। सीडीएस सीडीएस की फुल फॉर्म होती है कंबाइंड डिफेंस सर्विस। कंबाइंड डिफेंस सर्विस का हिंदी में अगर हम अनुवाद करें तो संयुक्त रक्षा सेवा कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था एनडीए के बारे में, नेशनल डिफेंस एकेडमी, अगर वो 12th बेस पर होता है और वहाँ से आप इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी या इंडियन एयरफोर्स के लिए ऑफिसर के लिए आप रिक्रूट होते हैं। सेम अगर आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो फिर आप सीडीएस के माध्यम से भी इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर बन सकते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, सीडीएस जो है वो हमें 4 प्रकार की जॉबें ऑफर करता है। लेकिन पहले मैं थोड़ा सा सीडीएस के बारे में बता दूं। सीडीएस का जो एग्ज़ाम है वो यूपीएससी कंडक्ट कराता है और ये एग्ज़ाम जो है वो साल में 2 बार होता है। कितने बार होता है? 2 बार होता है। और ये इसका जो टोटल मेरिट है वो बनती कैसे है भाई? सीडीएस में पहले आपका रिटन होता है। अगर आप रिटन क्वालिफाई करते हैं तो आपका एसएसबी इंटरव्यू होता है और एसएसबी इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद आपका रिटन और एसएसबी दोनों में मेरिट बनती है और मेरिट के बेस पर जैसे ही आपके मार्क्स होते हैं उसी आधार पे आपको चारों विभागों में से कोई एक विभाग, कोई एक डिपार्टमेंट जॉब के लिए मिल जाता है। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा समझाता हूँ उसको। सीडीएस में 4 प्रकार की जॉब रहती हैं आपकी। एक भारतीय सैन्य अकादमी, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में आईएमए कहते हैं, और आईएमए की फुल फॉर्म होगी इंडियन मिलिट्री एकेडमी। अगर आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए सिलेक्ट होते हैं तो आपका जो ट्रेनिंग है वो देहरादून में कंप्लीट होती है। कहाँ होती है? देहरादून में। ठीक है, अगर आप नौसेना अकादमी, मतलब इसको नेवल एकेडमी या फिर नेवी एकेडमी भी कहते हैं, इसकी जो ट्रेनिंग है वो गोवा में कंप्लीट होती है। प्रशिक्षण जो कार्य है वो गोवा में कंप्लीट होता है। अगर हम वायुसेना अकादमी की बात करें, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एएफए, एयरफोर्स एकेडमी। ये हैदराबाद में बेगमपेट एक जगह है जहाँ पर इसकी ट्रेनिंग होती है। और चौथी जो जॉब प्रोफाइल है वो है ओटीए, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, जिसको हम लोग जिसकी जो प्रशिक्षण है वो चेन्नई में होता है। इसको हम हिंदी में कहते हैं अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी। ठीक है, थोड़ा समझ लेते हैं कि ये चारों प्रकार की जो जॉब प्रोफाइल है इनके लिए एज क्या रहती है, कौन कौन कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकता है, उसकी हाइट क्या होनी चाहिए, उन्हें क्या सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, रिटन में क्या करना होगा और एसएसबी में क्या करना होगा, लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या रही है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे हम लोग। अगर मैं बात करूं भारतीय सैन्य अकादमी अर्थात आईएमए की, तो इसके लिए अगर आप इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करेंगे तो एनी ग्रेजुएशन, मतलब कोई भी जैसे आर्ट साइड से आपने बीए कराओ, चाहे आपने बीकॉम कराओ, चाहे आपने बीएससी कराओ, चाहे आपने बीटेक कराओ, तब भी आप आईएमए के लिए एलिजिबल है। अगर मैं नेवल एकेडमी की बात करूं तो इसके लिए आपके पास बीएससी होना चाहिए। बीएससी में या तो फिजिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए या मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, या फिर मैं बात करूं आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए, तभी आप नेवल एकेडमी के लिए एलिजिबल है। अगर मैं वायुसेना अकादमी की बात करूं तो इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन में या तो बीएससी होना चाहिए फिजिक्स और मैथ्स के साथ, या फिर आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए। सेम अगर मैं ऐसी बात करूं ओटीए के बारे में, तो ओटीए में भी आप कोई भी ग्रेजुएशन करे हैं, चाहे आपने बीए करा है, बीकॉम करा है, बीएससी करा है, बीटेक करा है, या कोई भी ग्रेजुएशन करा हुआ है, तब भी आप एलिजिबल हैं ओटीए के लिए। ठीक है, अगर मैं एज की बात करूं तो आईएमए के लिए जो एज है वो 19 से 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 19 to 24 ईयर। अगर आप इस बीच में अगर आपकी एज फंस रही है तो आप आईएमए के लिए एलिजिबल है। अगर मैं बात करूं नौसेना अकादमी के लिए, तो यहाँ पर जो जॉब के लिए आपकी जो एज होनी चाहिए वो 19 से 22 के बीच होनी चाहिए। 19 साल से 22 के बीच अगर आप हैं तो आप नेवल एकेडमी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं वायुसेना अकादमी की बात करूं तो आपकी जो एज है
वो 19 से 23 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप ओटीए के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एज जो है 19 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि भाई सीडीएस में आईएमए अप्लाई कौन कर सकता है? केवल मेल कैंडिडेट, और वो भी कैसा होना चाहिए? अनमैरिड होना चाहिए। ठीक है, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप नेवल एकेडमी, नौसेना अकादमी में अप्लाई करते हैं तब आप मेल हो, आप फीमेल कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते, और उनका अनमैरिड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एएफए अर्थात वायुसेना अकादमी में अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मेल कैंडिडेट ही अप्लाई करते हैं और उनका अनमैरिड होना ही ज़रूरी है। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट जाते हैं तो वो एफकेट के माध्यम से जाते हैं। फिलहाल यहाँ पर सीडीएस के माध्यम से तो मेल कैंडिडेट ही एएफए में अप्लाई करता है। अगर मैं बात करूँ ओटीए की, तो ओटीए में मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट दोनों कैंडिडेट ओटीए के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं, इसके लिए एलिजिबल हैं, और उनका अनमैरिड होना बहुत ज़रूरी है। अगर फीमेल कैंडिडेट है तो या तो उनका डिवोर्स हो चुका हो या फिर वो विडो हो, विधवा हो, तो इस कंडीशन में वो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अनमैरिड हो। ठीक है, अगर मैं हाइट की बात करूं तो आईएमए में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो मिनिमम आपकी जो हाइट है वो 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप नेवल एकेडमी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी हाइट मिनिमम 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप एएफए में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो हाइट है वो 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप ओटीए में अप्लाई करना चाहते हैं और आप गर्ल्स कैंडिडेट हैं तो आपकी मिनिमम हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी जो हाइट है वो 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, अब ये तो वही मैंने आपको थोड़ा सा सीडीएस के बारे में बता दिया कि कौन अप्लाई कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। अब बात ये आई कि इसके रिटन एग्जाम में, अब जैसे बात की जाए, इनका जो रिटन है मैंने आपको बताया सीडीएस में भाई रिटन पहले होता है, रिटन क्वालिफाई करते हैं तो आपका एसएसबी होता है। तो रिटन के बारे में थोड़ा बता दूं मैं आपको। रिटन जो है वो रिटन एग्जाम टोटल 300 नंबर का होता है, चाहे वो आईएमए हो, चाहे वो नेवल एकेडमी हो, चाहे वो एएफए हो। ये तीनों जो जॉब प्रोफाइल रहते हैं इनके लिए 3 एग्जाम होते हैं। मैथ्स का होता है 100 अंक का, समय 2 घंटे रहता है। इंग्लिश का होता है 100 अंक का, समय 2 घंटे रहता है। जीके सामान्य ज्ञान का पेपर होता है 100 अंक का, 2 घंटे समय रहता है। टोटल 300 नंबर का। सेम टू सेम अगर आप नौसेना में अप्लाई करना चाहते हैं तब भी आपको सेम प्रोसेस, मतलब 100 अंक 2 घंटे, 100 अंक 2 घंटे, 100 अंक 2 घंटे, मैथ्स इंग्लिश जीके 3 पेपर से गुजरना होता है। ऐसी वायुसेना अकादमी में भी आपको मैथ्स का, इंग्लिश का, जीके का पेपर देना होता है सेम प्रोसेस पे। लेकिन अगर आप ओटीए में अप्लाई करना चाहते हैं तो ओटीए के लिए भाई आपको मैथ्स का पेपर नहीं देना होता, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश और जीके का पेपर होता है। इंग्लिश का जो पेपर होता है 100 नंबर का, 2 घंटे समय रहता है। जीके का पेपर होता है 100 नंबर का, 2 घंटे समय रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका मैथ्स का पेपर नहीं होता, इसलिए टोटल मार्क्स जो है वो 200 हो जाता है। ठीक है, जब आप रिटन क्वालिफाई कर लेते हैं तो रिटन क्वालिफाई करने के बाद आपके एसएसबी होता है। क्या होता है? एसएसबी। तो एसएसबी मैं आपको बता दूं, एसएसबी आपका जैसे 300 नंबर का आपका रिटन हुआ और 300 नंबर का होता है एसएसबी। एसएसबी इंटरव्यू आपका होता है, तो ये 300, 300, 600 नंबर में आपकी मेरिट बनती है। सेम ईयर अगर मैं बात करूं, 300 नंबर का रिटन हुआ, 300 का एसएसबी, यहाँ भी 300 का रिटन, 300 का एसएसबी। अगर मैं ओटीए की बात करूं तो यहाँ पर 200 नंबर का रिटन होता है और 200 नंबर का एसएसबी होता है, और इनमें बनती है मेरिट। ठीक है, एक थोड़ी सी मैं आपको जरूरी सूचना दे दूं कि यहाँ पर अगर आप रिटन एग्जाम दे रहे हैं तो आपका जो क्वालिफिकेशन स्कोर है वो हर एग्जाम में 20% अगर आप करते हैं तभी आप क्वालिफाई हैं। जैसे मैं आपसे बात करूं, आपका मैथ्स में 100 में से 20% 20 हो गया, मतलब अगर आपके 20 मार्क्स हैं और इसमें 60, 80 या कुछ भी है तो मतलब मिनिमम 20 मार्क्स होने चाहिए। 20 से अगर आपके कम है तीनों में से किसी में, और किसी एक में आपने बहुत या दो में बहुत अच्छा कर दिया है, तब भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे रिटन में। इसलिए मिनिमम 20 मार्क्स तो चाहिए हर पेपर में। ठीक है, ओके। अगर आप एसएसबी बैठते हैं तो एसएसबी में जो 300 नंबर का 40%, मतलब आपके 120 नंबर जरूरी होने चाहिए। ठीक है, अगर इसी तरीके से आपका एनए का रहता है, इसी तरीके से एएफए का रहता है। लेकिन आप जब ओटीए की बात करते हैं तो 200 नंबर की मैंने आपको कहा रिटन होता है और 200 नंबर का आपका होता है एसएसबी। ठीक है, तो 400 नंबर में आपका रहता है, क्या रहता है? 400 नंबर में आपकी मेरिट बनती है। ठीक, तो इसका ही ऐसी 200 का भाई 20%, मतलब 20 मार्क्स मिनिमम तो होने ही चाहिए। बाकी इससे ऊपर हैं तो वो आपकी कट ऑफ में ऐड हो जाएंगे।
अगर मैं बात करूं यहाँ पर लास्ट ईयर कट ऑफ क्या रही है, तो मैं 2019 की अगर बात करूं, 2019 का जो फर्स्ट एग्जाम हुआ था, मैंने आपको कहा कि सीडीएस भाई साल में 2 बार एग्जाम होता है और इसको यूपीएससी कंडक्ट कराता है। तो 2019 की जो फर्स्ट मैं आपको बताऊं तो आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी में 300 में से 116 मार्क्स जिसके थे वो उसका आईएमए में सिलेक्शन हुआ है। और इंडियन नेवल एकेडमी में जिसका 300 में से 105 नंबर थे, मिनिमम 105 नंबर, तो उसका सिलेक्शन आईएनए में हो गया था। अगर कट ऑफ की बात करूं मैं एयरफोर्स एकेडमी की, तो 300 में से 129 नंबर चाहिए थे। और ओटीए जो मेल कैंडिडेट थे, क्योंकि ओटीए में मेल फीमेल दोनों अप्लाई करते हैं, तो ओटीए में जो मेल कैंडिडेट थे उनके 200 में से 78 और फीमेल कैंडिडेट के भी 200 में से 78। ये तो रिटन की बात रही। फाइनल क्या रहा, फाइनल मतलब जिसमें एसएसबी और रिटन दोनों ऐड हुए थे। तो 2019 का फाइनल जो रहा है वो आपका 600 में से 242 वाला आईएमए में सिलेक्ट हुआ है। और ऐसे ही इंडियन नेवल एकेडमी में 600 में से जिसके 233 हैं वो क्वालिफाई हुआ है। और एएफए में 600 में से 264 वाला क्वालिफाई हुआ है। और ओटीए मेल कैंडिडेट जिसका 400 में से 160 है और फीमेल कैंडिडेट जिसका 400 में से 162 है, ये लोग मतलब फाइनल आईएमए, आईएनए, एएफए या ओटीए में सिलेक्ट हुए। अब सवाल ये आता है कि कुछ बच्चों को डाउट रहता है कि मैथ्स, इंग्लिश और जीके की बात करी तो मैथ्स का स्टैंडर्ड क्या रहता है। मैथ्स का स्टैंडर्ड मैं आपको बता दूं 10th लेवल का रहता है। और साथ साथ इसमें जैसे ज्योमेट्री पोर्शन है, ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन है, और आपका जैसे सेट थ्योरी है, कुछ ऐसे टॉपिक आ जाने के कारण तो मैथ्स थोड़ा सा टफ हो जाता है। लेकिन अगर जिसने मैथ्स अच्छे से पढ़ी है तो मैथ्स में अच्छा स्कोर कर सकता है। इंग्लिश में मैं बात करूं तो जैसे आपका इडियम्स, फ्रेसेस है, एंटोनिम्स है, सिनोनिम्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है, या फिर पैसेज से आंसर चाटना है, इस तरह के आपका पैटर्न रहता है। जीके की बात करूं तो इसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, आपकी पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है और आपका ज्योग्राफी है। इस तरह के टॉपिक आपके आते हैं जीके में। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पूरी वीडियो समझ में आ चुकी होगी। अगर कोई डाउट हो तो आप भाई कमेंट में ज़रूर पूछें, मैं आपके आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद।